नमस्कार, आपके अपने चैनल हिंदी वाली मीतू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस चैनल की सामग्री को यूं ही नियमित रूप से देखते रहेंगे तो जल्द ही आप भी हिंदी में कुशल, निपुण, प्रवीण, पारंगत, दक्ष हो जाएंगे। तो क्यों ना आज की वीडियो में इन्हीं शब्दों पर चर्चा कर लें, क्योंकि एक तो ये जल्द ही सीधे आपसे जुड़ने वाले हैं और दूसरा इन शब्दों के बनने की कहानी भी बहुत रोचक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कुशल की। कुशल शब्द के बनने की कहानी बहुत रोचक है। इसका अर्थ तो हम जानते हैं चतुर या सिद्धहस्त। देखिए, इस शब्द को ध्यान से देखें तो हमें दिखाई देता है कुश और ल। कुश या कुशा एक पवित्र घास हुआ करती थी जिसके पत्ते बहुत ही नुकीले, तीखे और कठोर होते थे। मतलब इतने नुकीले कि यदि उनके आगे के हिस्से पर हाथ फेरा जाए तो किसी का हाथ ही कट छिल जाए। लेकिन यह घास, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत पवित्र भी होती थी। कोई भी पूजा, तर्पण, यज्ञ का कार्य इसके बिना पूरा नहीं होता था। ये वही घास है जिसे आज भी ग्रहण के समय खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए ग्रहण से पहले उनमें रखा जाता है। कुशा का प्रयोग आज भी बहुत होता है। इससे कुश मुद्रिका बनती है, आसन बनता है। पहले के समय हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति थी जहाँ पर यज्ञ आदि होते रहते थे। तो गुरु अपने शिष्यों को आदेश देते थे कि वे जंगल जाएं और कुशा बीन कर लाएं। तो जो शिष्य कुशा को सावधानी पूर्वक बीन कर अधिक से अधिक संख्या में लाता था उसे उसका गुरु कहता था कुशल। ल माने लाना। तो जो कुशा को सावधानी पूर्वक लाता था वह होता था कुशल। पर धीरे धीरे यह शब्द किसी भी काम को निपुणता से करने वाले के लिए रूढ़ हो गया। अच्छा, आप लोगों ने कुशाग्र नाम तो सुना ही होगा। हो सकता है आप में से कुछ का नाम ही कुशाग्र हो। कुशाग्र का अर्थ होता है बुद्धिमान। अब यह नाम भी कुश घास से ही बना है। कैसे? देखिए, कुश का अग्र, अग्र माने आगे का भाग, तो जिसकी बुद्धि कुश के अग्र भाग जैसी तीक्ष्ण है उसे कहते हैं कुशाग्र, यानी अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति। अब प्रवीण शब्द को देखते हैं। यहाँ वीण के साथ में हमें दिखाई देता है प्र उपसर्ग। वीण क्या है? वीण है वीणा। पहले के समय में जो वीणा बजाने में कुशल होता था, बहुत अच्छी वीणा बजाता था, उसे प्रवीण कहते थे। प्र उपसर्ग के बारे में तो हमने अपने अनगिनत वीडियोस में जाना ही है। प्र उपसर्ग विशिष्टता का बोध देता है। तो जो वीणा बजाने में विशेष रूप से कुशल होता था, सिद्धहस्त होता था, उसे प्रवीण कहते थे। अच्छा, अब वीणा बजाने में कुशल को ही प्रवीण क्यों कहते थे? वो इसलिए कहते थे क्योंकि वीणा हमारा प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। यह सितार आदि का मूल रूप है। आप देवर्षि नारद, सरस्वती माता, इनके हाथ में क्या देखते हैं? वीणा ही ना। तो हिंदू देवी देवताओं के हाथ में आपको वीणा दिखाई देती है। इसलिए इसका विशेष स्थान है हमारी संस्कृति में और हमारी भाषा में भी। इसीलिए तो हम माँ शारदा को, माँ सरस्वती को वीणा पाणी, वीणा धारिणी, वीणा वादिनी भी कहते हैं। तो बस जो वीणा बजाने में विशेष निपुण होता था उसे कहते थे प्रवीण। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इसका अर्थ विस्तार हो गया और किसी भी काम में कुशल को, किसी भी काम में दक्ष को, सिद्धहस्त को प्रवीण कहा जाने लगा। अब बात करते हैं निपुण शब्द की। निपुण शब्द बना है पुण्य धातु से। पुण्य का अर्थ होता है किसी काम को अच्छी तरह से करना। तो जब आप अपने अनुभव, अभ्यास या ज्ञान के कारण किसी भी विद्या में, किसी कला में या किसी क्षेत्र में अपने कार्य को विशेष रूप से अच्छी तरह करते हैं तो आप होते हैं उस क्षेत्र में निपुण। हाँ, यह भी ध्यान रखिएगा, इस पुण्य धातु को पुण्य से मत जोड़िएगा, क्योंकि वहाँ पू धातु है जो पवित्र करने का अर्थ देती है। अच्छा कार्य करने से संबंधित पुण्य धातु वहाँ नहीं है। हमारा अगला शब्द है दक्ष, जिसका प्रयोग कुशल या निपुण के लिए हम खूब करते हैं। इस शब्द का सीधा संबंध है हाथ से। वो कैसे? वो ऐसे कि किसी समय एक शब्द था धस्त। इससे संस्कृत में बना हस्त यानी हाथ और अवेस्ता में बना दस्त। वहाँ भी दस्त का अर्थ हाथ होता है। दस्तखत और हस्ताक्षर, इन दोनों शब्दों को एक साथ रखकर देखें तो आप यह बात समझ जाएंगे। तो इसी धस्त से बनी कालांतर में दक्ष धातु। दक्ष धातु का अर्थ हुआ किसी काम को हाथ से कुशलता से करना, और जो हाथ कुशलता से काम करता है उसे दक्ष धातु से बना शब्द दक्षिण कहा गया, और इसी दक्षिण का रूप बदलते हुए दाहिना या दायां हुआ।
अच्छा, हम दस्तकार किसे कहते हैं? कुशल शिल्पी को ही तो दस्तकार कहते हैं ना। और शिल्पी क्या करता है? अपना सारा काम बड़ी कुशलता से, चुस्ती से, हाथ से करता है, इसलिए वह दस्तकार होता है। तो इस तरह दक्ष शब्द का अर्थ हुआ किसी काम को करने में सिद्धहस्त। लेकिन अब निपुण, दक्ष, ये सभी शब्द जो हैं एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। अब निष्णात शब्द को देखते हैं। यह बना है स्ना धातु में नेह उपसर्ग लगाने पर। नेह उपसर्ग का अर्थ होता है नीचे की ओर। जैसे निदेशक और निर्देशक शब्द को देखिए, जब आप अपने से नीचे वालों को मार्गदर्शन देते हैं तो आप निदेशक या निर्देशक कहलाते हैं। और स्ना धातु में है जल आदि के माध्यम से स्वयं को स्वच्छ रखने का भाव। स्ना का एक अर्थ होता है डुबकी लगाना भी। कुंभ स्नान में यह डुबकी वाला भाव हम देखते हैं। तो निष्णात का अर्थ हुआ गहराई से डुबकी लगाने वाला। तो जो व्यक्ति अपने चयनित विषय में गहराई से डुबकी लगाता है, यानी उसके अध्ययन में, उसके ज्ञानार्जन में बहुत गहराई तक उतर जाता है और पूर्णता, विशेषज्ञता प्राप्त करता है, उसे कहते हैं निष्णात। अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम शब्द पारंगत की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने स्नातक शब्द पर विस्तार से चर्चा की थी। यदि आप उसे देखेंगे तो भी आपको बहुत लाभ होगा और इन शब्दों को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप उस वीडियो को भी देख लें और साथ ही यह अनुरोध भी करूंगी कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है, वीडियोस पसंद आते हैं, तो सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, यह मुझे विश्वास है। नहीं किया है, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे महत्वपूर्ण वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए। चलिए अग्रिम धन्यवाद के साथ बढ़ते हैं आज के अंतिम शब्द की तरफ, जो है पारंगत। है एक पारम और एक गत। पार का अर्थ होता है दूसरा किनारा या छोर। नदिया के पार का अर्थ है नदी का दूसरा किनारा। अब पार में है प्री धातु। प्री धातु विस्तार का भाव देती है। जैसे पृथ्वी शब्द को देखिए, जो अत्यंत विस्तृत भूखंड है उसका नाम रखा गया पृथ्वी। तो जब आप एक किनारे से या एक छोर से दूसरे किनारे या दूसरे छोर तक का सफलतापूर्वक विस्तार पा लेते हैं, तभी तो आप उसके पार होते हैं। अब गत शब्द को देखते हैं। गत का अर्थ होता है बीता हुआ या गया हुआ, जैसे गत वर्ष, गत मास इत्यादि। अब दोनों शब्दों को एक साथ देखें और फिर देखें पारंगत का अर्थ, तो बिल्कुल साफ हो जाएगा। पारंगत का वही अर्थ निकला जो पारगत का है, अर्थात पार गया हुआ। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र में अपनी मेहनत से उस क्षेत्र का अधिकतम ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसे पारंगत कहते हैं। यानी वह पूर्णता पा लेता है उस ज्ञान में। अगर इसे पार या नदी से जोड़कर देखें तो हम कह सकते हैं जो ज्ञान की नदी में उतरकर उसकी गहराई को समझकर उसका पूरा विस्तार पा लेता है और फिर दूसरे किनारे पहुंचता है, वह होता है पारंगत।